तीनों हजरात, आलमी मंडी में इस वक्त तेल मट्टी के भाव बिक रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत $71 फी बैरल से भी गिर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पाकिस्तान में अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपकी जेब के ऊपर सरेआम क्यों डाका डाला जाता है। एक जानिब पेट्रोलियम कंपनीज़ और हुकूमत मिलकर पाकिस्तानी आवाम को लूट रही है और दूसरी जानिब मशरक़ी वस्ता के पानियों में एक मरतबा फिर बारूद की बू फैल चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के ऊपर सेंटकॉम ने एक मरतबा फिर ईरान के शहर सिरीक के ऊपर हमला कर दिया है और 17 जून का माहिदा तार हो चुका है। मगर इस भयानक आलमी जंग के बादलों और मुल्की माशी तबाही के दरमियान जेल की सलाखों के पीछे 74 साला कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी अदलिया की जानिब देख रही है और इस बात का इंतज़ार कर रही है कि शायद इन्हें कहीं इंसाफ मिल सके। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कश्मीरियों की शनाख्त पर सवाल उठाकर पार्लिमान में माफ़ियाँ मांग रहे हैं। आखिर ये सब खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा है? पाकिस्तान की मईशत, सियासत और आलमी महाज पर कैसा डाकू राज मुसल्लत हुआ है? और आज की इस खसूसी नशिस्त में हम इसके साथ ही साथ कुछ और अमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ पब्लिक। कहानी में हौलनाक मोड़ इस वक्त आता है जब अमान के साहिली पानियों पर एक महंगे तजारती जहाज़ को ड्रोन हमले का निशाना बनाया जाता है। सदर ट्रंप ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए दावा किया है कि ईरान ने यकतरफा 4 खुदकश ड्रोन दागे जिस पर ईरानी सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड के जंगी तैयारों ने ईरान के शहर सिरीक के मौजूदा ड्रोन और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया है और बताया ही गया है कि ज़ोरदार फ़िज़ाई धमाके किए गए हैं, फ़िज़ाई हमला किया गया है। वाइट हाउस ने इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का ताकतवर जवाब दिया है। दूसरी जानिब ईरान की सबसे ताकतवर अस्करी फोर्स पासदारान इनकलाब ने इस अमरीकी हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने का दावा किया है और कड़कदार लहजे में अमरीका को खबरदार किया है कि ईरान का जवाब तेज़, सख्त और फैसला कुन होगा। इस बारूदी माहौल का असर पूरे खलीज पर पड़ा है, यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई के अर्ली वार्निंग सिस्टम में पैदा होने वाली एक तकनीकी खराबी ने लाखों शहरियों में जंग का खौफ पैदा कर दिया है। फरवरी से जारी इस कशीदगी की वजह से तेहरान ने अमूमन आबने हरमज़ को बंद रखा हुआ था जहाँ से दुनिया भर के तेल की तरसील होती है और अब ये जंग बंदी टूटने के बाद पेट्रोलियम माफिया को पाकिस्तान में कीमतें बरकरार रखने का एक और जवाज़ मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन इकराम, अब एक रिपोर्ट की मदद से इस आलमी मंजरनामे को पाकिस्तान की घरेलू मईशत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस सतह पर आ चुकी हैं जो जंग शुरू होने से पहले थी, यानी जब पाकिस्तान में पेट्रोल 228 रुपये लीटर हुआ करता था। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल कम होकर 68.65 और ब्रेनेट क्रूड जो है उसकी कीमत $71.52 फ़ी बैरल हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 5% वाज़िया कमी वाक़या हुई है। और अगर इस तनाजुर के अंदर देखा जाए तो हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर लीडर्स जो 225 रुपये फ़ी लीटर कीमत का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को गिराया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो ये मुतालबा हरगिज़ गलत मालूम नहीं होता बल्कि ये अवामी हकूक़ की और अवामी मुतालबात की अक्कासी है। लेकिन पाकिस्तान में दर हकीकत हो क्या रहा है? पेट्रोल की कीमत 299.78 और डीजल की कीमत 311.78 रुपये बरकरार रखी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जब पिछली बार पेट्रोल सस्ता हुआ था तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, रिफाइनरीज ने हुकूमत पाकिस्तान को धमकी आमेज़ एक ख़त लिखा था। और अगर हम इरफान हाशमी साहब के ज़ुबान में बात करें तो उनका कहना यह है कि इस वक्त
पेट्रोलियम कंपनीज़ जो हैं वो मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को धमका रही हैं। इन कंपनीज़ का कहना है कि हमारा स्टॉक पुराना है, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जब एक ही रात के अंदर पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ था तो आपको याद होगा कि ये माफिया महीनों पुराना स्टॉक आवाम को महंगे दामों बेचकर करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा बटोरता रहा था, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं था। और जब आवाम को रिलीफ देने की बात आई तो शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत ने इन सरमायादारों के सामने घुटने टेक दिए और मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। अब जो बात है कि सारे का सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर आएगा? सारे का सारा बोझ आम आवाम के ऊपर आएगा। न सिर्फ पेट्रोलियम की कीमतों की वजह से चीज़ें जो हैं वो मुतासिर होंगी, न सिर्फ हमारी आमदोरफ्त मुतासिर होगी, बल्कि आपको हम ये भी बताते चलें कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ ही फौरी तौर पर जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जब कीमतें कम होती हैं पेट्रोल की तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि अशिया खुर्दोनोश की और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि वो वहीं पे बरकरार रहती हैं। और अब आवाम तक रिलीफ पहुंचाने की जब बात आई है तो शहबाज हुकूमत जो है वो बेबस नज़र आ रही है। ये वही शख्स है जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर ये कहा करता था, जो सड़कों के ऊपर, जो चौराहों के ऊपर खड़ा होकर ये कहा करता था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए मुझे कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं कपड़े भी बेच दूंगा। लेकिन आज वो बात बिल्कुल हकीकत साबित होती हुई नज़र आ रही है कि जनाबे वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने अपने कपड़े बेचने की बात नहीं की थी, बल्कि आम गरीब आवाम के कपड़े बेचने की बात की थी। और इंशाल्लाह वो नौबत भी बहुत जल्दी आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, अब ये सिर्फ माशी जुल्म अकेला नहीं है। जब रियासत अपने शहरियों का माशी खून चूसा करती है तो सियासी मैदान में भी ऐसे ही खौफनाक फैसले मंजरेआम पे आते हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में नज़र आ रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने इंतहाई तशवीशनाक खबर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 74 साल कैंसर सर्वाइवल बुजुर्ग खातून सियासतदान जो पहले ही कैंसर से बड़ी मुश्किल से लड़ रही हैं, जेल में तन्हा हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुलाकातें वैसे पीटीआई वालों के साथ नहीं होने देती। अब बताया ये जा रहा है कि इनको एक और बीमारी जो है वो लाहक हो चुकी है, बीमारी का शिकार हुई हैं और इनकी हालत तशवीशनाक है। सोचने की बात तो यह है कि इस ज़ईफ़ औरत से ऐसा कौन सा इंतकाम लिया जा रहा है? क्या वो पेशा वाराना दहशतगर्द है? सवाल ये है कि 74 साल की उम्र में ना तो इनकी बेल मिल रही है और ना ही सज़ा मुअत्तली की अपीलें समाअत के लिए फिक्स की जा रही हैं। यही हाल एजाज चौधरी, महमूद रशीद और बिशरा बीबी के केसेस में भी है। जब सियासी इंतकाम की कोई हद ना हो तो माशरा तबाही के दहाने पर आकर खड़ा हो जाया करता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि इमरान खान को रिलीफ कब मिलेगा, इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल की जानिब देखा जाए तो फ़िज़ाओं के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है, इमरान खान की कोई डील हो रही है। हाल ही में आपने देखा कि एक ऑफ़र मंजरेआम पे आई जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान की एक बहन को हम उनसे मुलाकात करवा देते हैं, इनसे मिलवा देते हैं। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने वीटो कर दिया और उन्होंने कहा कि एक जवाज़ के तौर पर इनने मुलाकात करवानी है और सियासी रंग दे के फिर बाद में मुलाकातें तवील अरसे तक इनने बंद करवा देनी है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात के इम्कानात हैं। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते में होता क्या है। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान की जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों के साथ नहीं है, बल्कि मौलाना शेरानी ने बिल्कुल सच बात कही है। मौलाना शेरानी के मुताबिक इमरान खान की असल मुश्किल मगरिब है। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, आलमे इस्लाम का एक फेस बन के सामने आए और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनने एक दिन भी पास करवा लिया, एक दिन मुख्तस किया गया और इसके हवाले से ये कंसर्न शो किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस
ہماری ریڈ لائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی عزیز ہیں، اور جب یہ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب یہ ان کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جرت ہمارے کسی بھی لیڈر کے اندر نہیں تھی۔ یہ آج جا کے بڑی پپیاں جپیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی مغرب کی جانب سے بھی ان کے گیت گائے جاتے ہیں، بار بار کبھی ٹرمپ صاحب ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہے جتنا بڑا کوئی طاقتور لیڈر ہے، اس کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس نے اسلام کے حق میں بات کی ہو، اسلامو فوبیا کے خلاف بات کی ہو، اس نے آواز اٹھائی ہو عالم اسلام کے لیے، اس نے آواز اٹھائی ہو دین اسلام کے لیے، اس نے آواز اٹھائی ہو امت مسلمہ کے لیے۔ یہ جرت پاکستان کے واحد لیڈر، واحد سیاستدان اور واحد حکمران عمران احمد خان نیازی نے کی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو بیکلیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مقدمہ ناموس رسالت کا جو عالمی سطح پر آواز بن کر ابھرا اور مغرب کو اب خطرہ محسوس ہونے لگا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے اندر شامل پیٹ ہیگزیت اور مارکو روبیو جیسے کٹر مائنڈڈ لوگ اس وقت اسلامی اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی بات کرتے ہیں۔ آج وہ اسلامی اصولوں کو ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ان حکمرانوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی، اور اگر اسی طرح سے ہوتا چلا گیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم ایک اور جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ عمران خان اسلام کے لیے آواز اٹھاتا تھا، وہ شخص دین حق کی بات کرتا تھا اور لا الہ الا اللہ کا فلسفہ دنیا کو سکھاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی عالم کفر کی اور مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہاں پہ اب اشارتاً ایران امریکہ جنگ کی بات ہوئی گئی، دین اسلام کی بات ہو گئی، مشرق وسطیٰ کی بات ہو گئی، تو آپ کو میں ایک اور خبر دیتا چلوں کہ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کی ایک خبر ہے، اور اس کی تصدیق پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری اس بھیانک جنگ کے دوران امریکہ کے قبضے سے موجود ایک آئل ٹینکر کے 22 ایرانی ملاحوں کو بحفاظت رہا کروا لیا گیا ہے، پاکستانی قونصلیٹ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اس پورے عمل کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان مرکزی ثالث کے طور پر کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب 70 سے زائد ایرانی شہریوں کو پاکستان قید سے چھڑوا چکا ہے۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف اپنی اس سالتی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر داد سمیٹ رہے ہیں، لیکن جب ملکی امور کی بات آتی ہے، جب عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، جب کسی غریب کو حق دینے کی بات آتی ہے، جب کسی غریب کی آواز بننے کی بات آتی ہے، جب کسی بیمار کی، جب کسی قیدی کے حقوق کی بات آتی ہے، تو ان کو سانپ سوکھ جاتا ہے اور یہ بے بس نظر آتے ہیں۔ جب عمران خان سے ملاقاتوں کی بات آتی ہے، جب بشرا بی بی سے ملاقاتوں کی بات آتی ہے، جب تحریک انصاف کے اسیران کے حقوق کی بات آتی ہے، اور اب تو ایک اور خبر منظر عام پہ آئی کہ نہ صرف تحریک انصاف کے اسیران کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، نہ صرف عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، بلکہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک اور قیدی ہے جو کہ سخت علیل ہے، اور ایک اطلاعات کے مطابق 10 دن ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کی کنڈیشن تشویشناک ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے، اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن 24 تاریخ تک بھی اس کو منتقل نہیں کیا گیا۔ 14 تاریخ کو غالباً ہسپتال کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی حالت جو ہے تشویشناک ہے، اور اگر اس کو فوری طور پر ہسپتال نہ داخل کیا گیا، فوری طور پر ہسپتال منتقل نہ کیا گیا، تو اس کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اب انہی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مضحکہ خیز حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک پتن میں صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عمران خان کے ایمان پر طنز کیا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ خواجہ آصف نے آزاد کشمیر کے غیور عوام کے بارے میں کہہ دیا
کہ میں تو انہیں کوئی لمبا چوڑا کشمیری نہیں مانتا، یہ پٹھاری بولتے ہیں۔ اس غیر ذمہ دارانہ بیان نے کشمیر میں ایک غم و غصے کی لہر کو دوبارہ سے ہوا دے دی ہے۔ پہلے سے حالات کشیدہ تھے اور خواجہ آصف کا یہ جو بیان ہے، یہ بیان جلدی کے اوپر تیل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس نے کشمیری عوام کے جذبات کو جہاں پر ٹھیس پہنچائی ہے، وہیں پہ ان ہاؤس بھی خواجہ آصف کے اوپر حکومتی حلقوں کے اندر سے بھی تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کابینہ کا حصہ ہونے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ یہ اس وقت کابینہ کا حصہ کیوں ہیں جب وہ اتنے حساس موضوع کے اوپر اس طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ سعد رفیق اپنی ہی جماعت کے ایک وزیر کے اس بیان کو اذیت ناک قرار دے رہے ہیں۔ جب وزراء ایسے حساس قومی سلامتی کے موضوعات کے اوپر اس طرح کے بیان دیں گے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اور خواجہ آصف ایک ایسی شخصیت ہیں جو وزیر دفاع ہیں، جن کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، اس حوالے سے ان کی ایک ریلیونس ہے، اور وزیر دفاع ہی جب ملک کا اس حساس موضوع کے اوپر بات اس طرح سے کرے گا تو پھر صورتحال کس جانب جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔